नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कहानी के रंग और उसका मंच कार्यक्रम में। मित्रों, कहानी के रंग और उसका मंच स्तंभ, हम लोग इस विचार के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत की कि इसमें हम उन कहानियों पर बातचीत करेंगे जो रंगमंच के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं या रही हैं। उनके मंचन में रंगकर्मियों ने रुचि ली है। इस स्तंभ की जो पहली कड़ी थी उसमें हम लोगों ने शर्मिला जालान की एक चर्चित कहानी बूढ़ा चांद पर परिचर्चा का आयोजन किया था। इसमें उस कहानी के नाट्य निर्देशक विजय कुमार और अभिनेताओं में सत्यदेव त्रिपाठी, प्रमोद सचान और अस्मिता शर्मा जी ने अपनी भागीदारी दर्ज की थी। और साथ में इस स्तंभ में हम कथाकार के द्वारा पूरी कहानी भी सुनते हैं और उस कहानी के बाबत उसकी अपनी राय को जानते हैं। आज जो है इस स्तंभ में, कहानी के रंग और उसका मंच स्तंभ में, हम लोग एक और महत्वपूर्ण कहानी को सुनेंगे। अवधेश प्रीत जी की कहानी को सुनेंगे, हम जमीन। इस कहानी को लेकर भी हमारा वही पैटर्न है जिसमें हम लोग इस कहानी के नाट्य निर्देशक से बातचीत करेंगे। इस कहानी को रंगमंच पर उतारने का काम राणा संतोष कमल जी ने किया। उन्हें यह विचार कैसे आया और इस कहानी में उन्हें ऐसी क्या खास बात लगी कि उनके भीतर का निर्देशक इसे करने के लिए उत्सुक हुआ, किस तरह की सुविधाएं मिली। कई बार रंगकर्म में हम देखते हैं कि रंगकर्मी कुछ सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं कि आसानी से हो जाए, क्योंकि रंगकर्म एक चुनौतीपूर्ण विधा है। हम सभी जानते हैं, मुश्किलों की विधा है। प्रॉपर्टीज वगैरह की मशक्कत में कई बार जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, अपने जुनून से उन कामों को अंजाम देते रंगकर्मियों के पास ये सब दिक्कतें भी आती हैं। तो बहरहाल राणा संतोष कमल जी अपनी बात रखेंगे। एनाक्षी दे विश्वास और निशांत कुमार जी ने इस कहानी के किरदारों को मंच पर जीवंत किया था। तो उनके किस तरह के अनुभव रहे, क्या तैयारी की, कहानी की आत्मा और जो किरदारों के जो मनोभाव थे उसको कैसे अपने भीतर उतारा, कैसे न्याय किया, इस पर वे अपनी बात रखेंगे। मगर सर्वप्रथम हम लोग अवधेश प्रीत जी की ओर चलेंगे। उनसे इस कहानी के बाबत उनका लेखकीय वक्तव्य सुनेंगे और पूरी कहानी भी। तो आइए मित्रों, हम लोग जो आज के हमारे जो प्रतिभागी वक्तागण हैं उन्हें स्क्रीन पर लें, उनका स्वागत करें। जी, आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कथाकार अवधेश प्रीत जी और हमारे जो नाट्य निर्देशक राणा संतोष कमल जी और अभिनेताओं में एनाक्षी दे और निशांत कुमार जी उपस्थित हैं। सभी का स्वागत, अभिवादन। और मैं अनुरोध करूंगा कि जिनकी बारी नहीं है बोलने की तो वे अपने माइक को ऑफ कर लेंगे, तो इससे इको की समस्या नहीं आएगी। तो अभी हम चाहेंगे कि बाकी हमारे साथीगण अपने माइक को ऑफ रखें। अवधेश प्रीत जी अपनी बात रखें और लेखकीय वक्तव्य इस कहानी के बाबत
क्योंकि वे एक जाने माने कथाकार हैं। कई कहानियां उनकी चर्चित हैं और कई कहानियों पर न सिर्फ मंचन हुआ है बल्कि कुछ एक पर टेलीफिल्में भी बनी हैं। तो इस कहानी को लेकर वे अपनी बात रखेंगे, फिर उसका पाठ करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपने साथी मेहमान वक्ताओं को सुनेंगे। सर्वप्रथम अवधेश प्रीत जी, स्वागत, नमस्कार। मेरी आवाज मिल रही है? जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, शुक्रिया। अर्पण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं चाह ये रहा हूं कि पहले कहानी पढ़ ली जाए ताकि कहानी खुल करके सामने आ जाए। सबके जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जुड़े हैं, उनके सामने भी कहानी खुल के आ जाए और जो रंग अभिनेता और रंग निर्देशक हैं जिन्होंने इस कहानी को बहुत पहले किया था, उनके सामने भी चीजें साफ हो जाएं। मेरा वक्तव्य जो है, लेखकीय वक्तव्य, वो मैं कहानी के बाद भी या जब बीच में अवसर मिलेगा तो मैं वहां भी दे दूंगा। और समय को देखते हुए हम सोच रहे हैं कि पहले हम, अगर आप कहें तो पहले हम कहानी शुरू करें। क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसा ही किया जाए। हाँ, पहले कहानी, क्योंकि कहानी के प्रति जो उत्सुकता है उससे बात को समझने में लोगों को आसानी आएगी, चाहे वो श्रोता हो हमारे यहाँ उपस्थित या फिर हमारे अन्य साथियों के साथ। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी है हम जमीन। इसी शीर्षक से मेरा एक संग्रह है, हम जमीन नाम से ही संग्रह है और ये संग्रह 2006 में आया था। जाहिरन ये कहानी उससे पहले छपी थी, हंस में छपी थी ये कहानी। और फिर वो कैसे फिर नाट्य निर्देशकों की, क्योंकि राणा संतोष कमल ने यहाँ पटना में उसके 2 शो किए हैं और इसके इतर इलाहाबाद में अजीत बहादुर ने, राणा संतोष जानते होंगे उन्हें, अजीत बहादुर को, अजीत बहादुर ने भी अपनी तरह से इसका मंचन किया था इलाहाबाद में अपनी नाट्य संस्था की ओर से। तो मेरे लिए एक लेखक के तौर पर ये बहुत खुशी का विषय है कि आप जब कोई रचना एक खास विधा में रचते हैं और वो दूसरी विधा में जाती है तो उसे आप साकार होते हुए देखते हैं, तो वो एक अलग तरह का अनुभव होता है। वो हम फिर आगे देखेंगे क्या बात आती है सामने। फिलहाल मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। कहानी बहुत लंबी नहीं है, 18 से 20 मिनट की कहानी होगी। हम जमीन। तू सोता क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? आवाज में खींच थी, बेचैनी की हद तक। हाँ, नींद नहीं आ रही, हर कोशिश करके देख ली। प्रत्युत्तर में उभरे स्वर की लाचारी छुपी न रह सकी। क्या बात है, बहुत दुखी लग रहा है तू? पहली आवाज में एकाएक सहानुभूति की तरलता आ गई थी। दुख अपनी जगह है, नींद का ना आना अपनी जगह। दोनों का एक दूसरे से रिश्ता हो ही कोई जरूरी नहीं। दूसरी आवाज संजीदा थी, शायद लंबी उम्र का अनुभव बोल रहा था। कहता तो तू ठीक है, लेकिन बहुत देर से गौर कर रहा हूं, तू खासा बेचैन है। रहा नहीं गया सो पूछ लिया। पहले ने सफाई दी। अच्छा किया, दूसरे ने उसका हौसला बढ़ाया। इसी तरह शायद बेचैनी कुछ कम हो। बोलने बतियाने से जी हल्का होता है। पहले को विश्वास हो आया कि दूसरा जरूर उम्र दराज है। अनुमान लगाने की कोशिश की, 60 साल, हाँ इसी के आसपास होगा। यह ख्याल आते ही उसे संतोष हुआ कि चलो एक उम्र जी ली है उस शख्स ने। उसे चुप पा दूसरे ने टोका। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गया? नहीं कुछ खास नहीं, बस तेरे ही बारे में सोचने लगा था। पहले ने हड़बड़ी में सफाई दी। मेरे बारे में? क्या सोच रहा था मेरे बारे में? दूसरे के स्वर में उत्सुकता थी। यही कि तेरी उम्र कितनी होगी, तू कितने साल का है? उत्तर के साथ साथ पहले ने जिज्ञासा भी जाहिर कर दी। क्या फर्क पड़ता है, उम्र 30 की हो या 60 की? दूसरे के स्वर में सूफियाना अंदाज था। क्यों नहीं फर्क पड़ता? 60 वाले ने 30 वाले से ज्यादा जमाना देखा होता है, उसने जिंदगी के ज्यादा लुत्फ लिए होते हैं। पहले ने जोरदार दलील दी। नहीं, 60 वाले ने जिंदगी के ज्यादा दुख झेले होते हैं, ज्यादा जिम्मेदारियां ढोई होती हैं। दूसरे ने असहमति जताई। तो मेरा अनुमान सही है। पहले ने बात बदल दी। क्या यही कि तेरी उम्र 60 साल है? हाँ, तेरा अंदाजा सही है, मैं 60 साल का हूं। और तू, तेरी उम्र कितनी है? दूसरे ने बगैर माथा पच्ची के सीधा सवाल किया। मेरी उम्र? तू बता कितनी होगी? पहले ने चुहल की। मैं इस मामले में अनाड़ी हूं, हिसाब किताब से कभी वास्ता नहीं रहा। दूसरे ने साफगोई से अपनी कमजोरी बता दी। फिर इतनी लंबी जिंदगी तूने जी कैसे ली? पहले ने हैरानी से पूछा। कोई जरूरी नहीं कि जो जिया वो जिंदगी ही थी। दूसरा हिसाबी किताबी न सही, खासा अनुभवी जान पड़ रहा था। तो अब दुखी क्यों है तू? अब तो वैसी जिंदगी से छुट्टी पा चुका है। पहले ने टोका। अब क्यों नहीं नींद आ रही है? चैन से क्यों नहीं सो जाता? मेरी छोड़, दूसरे ने झिड़की दी। तू क्यों नहीं सो जाता? खामखा क्यों हलकान हुआ जा रहा है? क्यों? मैं क्यों ना हलकान हूं? पहला तुनक पड़ा। मैं अपनी मौत मरा होता तो कोई बात होती, यहां इस तंग जगह में सोने की तकलीफ तो ना होती। अपनी मौत मरा होता तो क्या तू सीधे जन्नत चला गया होता? दूसरे के स्वर में व्यंग्य था।
पहले ने बुरा नहीं माना बल्कि अपनी ही राव में बोल पड़ा, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इस कब्र में न पड़ा होता तो कहां होता। दूसरे के स्वर में संशय का पुट था। जला दिया गया होता, पहले ने दो टूक उत्तर दिया। अचानक गहरी चुप्पी तिराई, एकदम से जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। यह अंतराल लंबा हो इससे पहले ही दूसरे की मध्यम आवाज आई, तो तू 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 हिंदू है? हाँ, और तू? पहले ने संशय में सवाल दागा। मैं तो मुसलमान हूं, दूसरे ने जवाब दिया। फिर तो तू सही जगह पहुंचा है, पहले ने संतोष जताया। नहीं, मैं अपनी मौत मरा होता तो इससे बेहतर जगह मिली होती। दूसरे ने पहले की आश्वस्ति को निरस्त कर दिया। क्यों, इस जगह में क्या खराबी है? पहले ने सशंक पूछा। वही जो तुझे लगता है, इतनी तंग जगह कि न पांव ठीक से फैला सको, न करवट तक बदल सको। दूसरे की आवाज में गहरी पीड़ा उतर आई थी। तो तेरी नींद न आने की वजह भी वही है? पहला पुष्टि चाहता था। हाँ, पूरी देह अकड़ गई है, जख्म में रिसा खून जमकर अलग से चिनचिना रहा है। दूसरा बुरी तरह आजिज आ गया था। तेरा जख्म कहाँ है? मेरा मतलब किस जगह पर? पहले ने हमदर्दी से पूछा। सीने पर, बुरी तरह छलनी हो गया है। दूसरे के स्वर में आह थी। पहले ने अफसोस जताया। वाकई बहुत तकलीफ हुई होगी ना? वो तो है, दूसरे ने गमजदा लहजे में पूछा। लेकिन तू यहां कैसे आ फंसा? चूतियों के चक्कर में। पहले के स्वर में जबरदस्त गुस्सा था। साले सरकारी कारकुन जो न करें। ठीक कहता है तू, सबके सब खाना पूरी करते हैं। दूसरे ने हामी भरी। मेरे साथ भी यही हुआ। अच्छा, तेरे साथ क्या हुआ? पहले ने उत्सुकता जताई। वही सरकारी कारकुन रात के अंधेरों में ढेरों लाशें लेकर आए, रात के अंधेरे में ढेरों लाशें लेकर आए और बित्ता बित्ता पर गड्ढे में दफना गए। गोया थोड़ा ज्यादा जमीन खोदने में उनकी जान जा रही हो। दूसरे की आवाज में उज्र था। अक्ल के अंधे कभी नहीं सुधरेंगे। पहला कहीं ज्यादा तीखा हो आया था। लाशें दफा करने के चक्कर में हिंदू मुसलमान कुछ नहीं सोचता। लगता है तू इसी गलतफहमी का शिकार हुआ। दूसरे ने हमदर्दी जताई। हाँ, मैं सुलेमान सेठ की गद्दी पर काम करता था। दंगाइयों ने वहां आग लगा दी, सबके सब जिंदा जल गए। पहले की दहशत भरी आवाज में दिल दहलाता मंजर नुमाया हो आया था। देर रात तक हमारी लाशें सींचती रहीं। फिर सरकारी कारकुन आए और लाशें लॉरी में भरकर आनन फानन यहां दफना गए। सोचा होगा मुसलमान की गद्दी पर सारे कारिंदे मुसलमान ही होंगे। दूसरे ने बेसाख्ता तंज लहजे में तबसरा किया। वह हिंदू की रोजी हिंदू, मुसलमान की रोजी मुसलमान। अक्ल के अंधों को कौन समझाए? सुलेमान सेठ तो गया, अब कौन देगा मेरे घर वालों को रोटी? पहले के स्वर में गजब की बेबसी थी। एक बार की दूसरे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। दोनों के बीच चुप्पी सनसनाती रही। आखिरकार पहले ने ही पहल की। क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गया? नहीं, बस तेरे ही बारे में सोचने लगा था। दूसरे ने सफाई दी। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या सोचने लगा तू? यही कि तेरे घर में कौन कौन होगा। दूसरे ने इसरार सा किया। कौन कौन था तेरे घर में? बीवी, दो बच्चे, पहला 5 साल का, दूसरा 3 साल का। पहला हुलस कर बोला। तो तू जवान लगता है, कितनी उम्र है तेरी? दूसरे ने अफसोस भरे लहजे में पूछा। यही कोई 30 साल। दूसरा जज्बाती हो आया था। सचमुच तेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। क्यों? तू तो अभी कह रहा था उम्र 30 की हो या 60 की, क्या फर्क पड़ता है? पहले ने पलटवार किया। यूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे ने दलील दी। लेकिन तेरे मामले में बात दूसरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे पीछे तेरे बीवी बच्चों को कौन पालेगा? दूसरे के स्वर में गहरी चिंता थी। वे ही पालेंगे जिन्होंने पलीता लगाया है। पहला चिढ़ा सा जान पड़ रहा था। मुझे तो नहीं लगता। दूसरे का अनुभवजन्य स्वर बोल तो टूक था। तो मेरे बच्चे एक दिन उन्हें ही पलीता लगा देंगे। पहला तिलमिलाया हुआ था। दूसरे ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। पहला थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन दूसरे की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होती देख उससे रहा नहीं गया। बोला, क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गया? कुछ खास नहीं, दिल का जख्म हरा हो गया था, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। दूसरे की आवाज में वाकई दर्द था। सालों ने बड़ी बेरहमी से तुझे मारा ना? पहला उत्तेजित हो आया था। दूसरे ने संजीदा स्वर में जवाब की जगह सवाल किया। कातिल रहमदिल भी होते हैं क्या? किसने मारा तुझे? पहले ने उत्सुकता से पूछा। कातिलों ने, दूसरे ने छोटा सा जवाब दिया। आखिर वे थे कौन? हिंदू? पहले ने जोर देकर पूछा। क्यों, मुसलमान क्यों नहीं हो सकते? मुसलमान मुसलमान को क्यों मारेगा? भाई, कातिल तो सिर्फ कातिल ही होता है। दूसरे ने फलसफा दिया। तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है। पहले ने फिर चुटकी ली। लेकिन तू मरा कैसे? पहले के स्वर में गहरी जिज्ञासा थी। छोड़ भी, कब से खाली मनहूस बातें किए जा रहा है। मौत, मातम, मैयत के अलावा तेरे पास और कोई बात नहीं क्या? दूसरे ने पहले के सवाल को चालाकी से दरकिनार कर दिया। मुर्दे मौत नहीं तो क्या जिंदगी की बात करेंगे? पहले ने तर्क किया। जिंदगी जैसी भी हो, वक्त काटने के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं।
दूसरे ने अपने बुजुर्गाना अंदाज में पहले को आश्वस्त किया, खासकर हम मुर्दों के लिए इससे मुफीद तो और कुछ हो ही नहीं सकता। चल तेरी बात मान भी ली तो जिंदगी में ऐसा क्या है जिसके लिए उसे याद किया जाए? पहले ने सीधे सीधे हथियार नहीं डाला, बहुत कुछ, मसलन रोटी का स्वाद, बच्चों की किलकारी, मोहब्बत का जादू। पहले ने दूसरी की बात बीच में ही काटकर उसे छेड़ा, काफी आशिक मिजाज लगता है तू। हाँ, मैंने जिंदगी से आशिकी की। दूसरे ने फिर सुफियाना जवाब दिया, लेकिन तू तो कह रहा था कोई जरूरी नहीं जो जिया वो जिंदगी ही हो। पहले ने दूसरे को याद दिलाया, हाँ मैंने कहा था, वो तजुर्बे की बात थी। दूसरे ने बगैर किसी हिचक के खुलासा किया, लेकिन वो जिंदगी ही है जिसमें हर रोज जीने की एक नई आस जागती है। हर रोज लगता है हालात बदलेंगे, लेकिन बदला तो कुछ नहीं। पहले ने जिया सी की, हाँ लेकिन आस तो फिर भी कायम रहती है ना। दूसरे के स्वर में गजब का विश्वास था, तू बहुत जीवट वाला है। पहले ने हथियार डालते हुए दूसरे की तारीफ की, वाकई तेरा जवाब नहीं। अपनी तारीफ के बावजूद दूसरे की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर पहला कसमसाया, जरूर बुढ़ऊ ने फिर गुम्मी साध ली है। सो झुल्लाकर आवाज दी, क्या हुआ, फिर कहीं खो गया क्या? हाँ हाँ, दूसरा जैसे चिमका, कुछ याद आने लगा था। कुछ याद आने लगा था या कोई याद आने लगा था? पहले ने फिर छेड़ा, अरे नहीं मियाँ, अपना कोई था ही नहीं जिसकी याद आए। दूसरे ने आह भरी, क्यों, बीवी बच्चे? पहले ने संकोच भरे स्वर में पूछा, अरसा हुआ उन्हें गुजरे, अब तो साल तारीख भी याद नहीं। दूसरे का स्वर सपाट था, कैसे मरे हुए? भूख से। भूख से? पहले ने हैरानी से पूछा, तू कमाता धमाता नहीं था क्या? नहीं, तब मैं गांव में रहता था। उन्हीं दिनों जबरदस्त अकाल पड़ा, लोग दाने दाने को मुहताज हो गए। मैं शहर में मजदूरी के लिए आया और उधर मेरी बीवी बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। बहुत सारे लोग मरे थे तब। दूसरा एक किस्से की तरह सब कुछ बोल गया, सारे के सारे मुसलमान ही मरे थे? दबी जुबान से पहले ने पूछा, धत। दूसरे ने झिड़की लगा, इतना भी नहीं जानता कि भूख से सिर्फ गरीब मरते हैं? हाँ हाँ, पहला शायद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लिहाजा झेप छुपाने की गरज से बोला, फिर दूसरी शादी कर ली होगी तूने? हाँ चाहा था, लेकिन हुई नहीं। सर्द आह भरी दूसरे ने, क्यों नहीं हुई? क्या कमी थी तुझमें? यही कि मैं शिया था और वो सुन्नी। ए साला, तेरे यहां भी ये सब चलता है? पहले को जैसे पहली बार एक नई सच्चाई जान पड़ी थी। हकलाते हुए पूछा, फिर जानते बूझते क्यों इस चक्कर में पड़ा? मोहब्बत मियाँ, मोहब्बत के चलते। दूसरे की आवाज लरज रही थी। फिर? पहले ने दिलचस्पी दिखाई, बस कसम खा ली, ताउम्र शादी नहीं करनी। दूसरे की आवाज दर की सी थी। पहले ने महसूस किया कि दूसरे की दुखती रग दब गई है, इससे पहले कि वह और दुखी हो। पहले ने बात का रुख मोड़ा, अच्छा ये बता, तू करता क्या था? मेरा मतलब काम धंधा? मैं राजमिस्त्री था, पहले की कारगुजारी काम आ गई। दूसरे की आवाज सहज हुई थी, लोगों के मकान बना था। वाह, खुद के लिए 2 गज जगह भी नहीं नसीब हुई? पहला हंसा, अपनी मौत मरदा तो ऐसा नहीं होता। दूसरे ने सफाई दी, तो तुम मरा कैसे? पहले की आवाज में तड़प थी, मैं एक बेवा का मकान बना रहा था। मकान अभी आधा अधूरा ही बना था कि इलाके के कुछ लोगों ने बावेला खड़ा कर दिया। क्यों? पहले के स्वर में हैरानी थी। वो लोग बेवा पर दबाव डाल रहे थे कि हिंदू का मकान कोई मुसलमान नहीं बनाएगा। दूसरे की तिलमिलाहट छुपी न रह सकी। फिर? पहले नुक्साया, यकीन मान उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। जी में आया सालों को एक एक कर दीवार में चुन दूं, लेकिन बेबसी देख कि मेरी रुलाई फूट पड़ी। दूसरे की आवाज भीगी हुई थी, वो बेवा भली औरत थी। उसने मुझे समझाया कि भी काम रोक देते हैं, हालात ठीक होते ही फिर हाथ लगाएंगे। तो तूने काम छोड़ दिया? पहले ने कुरेदा, क्या करता? ठंडी आह भरते हुए दूसरा बोला, हम हालात ठीक होने का इंतजार करते रहे। इंतजार लंबा होता जा रहा था। मुझे उस बेवा के अधूरे मकान की फिक्र खाए जा रही थी। उसकी बेटी की शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। बस मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन आगा पीछा सोचे बगैर घर से निकल पड़ा। दूसरा पल भर दम लेने के लिए ठहरा कि पहला उतावला हो गया। सीधे बेवा के पास जा पहुंचा? नहीं, रास्ते में मोहल्ले के कुछ शोहदों ने घेर लिया। कहने लगे, तू हिंदुआनी का मकान नहीं बनाएगा। मेरी खामोशी देखकर वे और भड़क गए, धमकी देने लगे, उधर गया तो तेरी खैर नहीं। दूसरा हाँफने लगा था, लेकिन मैं नहीं माना। मैं उनकी नजरें बचाकर निकल गया। वाकई तू जीवट वाला है, पहले के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। तुझे डर नहीं लगा? डर उन शोधों से तो नहीं, उस बेवा से जरूर लगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ? उस बेवा का मकान तेजी से बन रहा था। मिस्त्री मजदूर काम में जुटे थे। मैं तो यह नजारा देखकर सन्न रह गया। बेवा बेचारी मुझे देखते ही सफेद पड़ गई। बड़ी मुश्किल से माफी मांगते हुए बोली, जहूर मियाँ, रहना तो मुझे इन्हीं के बीच है। एक बार ये गहरी खामोशी खिंच गई। पहला जो अब तक खोद खोद कर दूसरे को तंग किए हुए था, एकदम से चुप लगा गया। दूसरा भी दम लेते हुए चुप पड़ा रहा। अचानक कोई आहट सुन दोनों चौंके।
पहले ने धीमे से दूसरे को टोका, कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा। छोड़, जिंदा जी किसी ने नहीं सुनी तो अब क्या खाक सुनेंगे। दूसरे ने खींच कर कहा, ठीक कहता है, ये मेरा भरम होगा। पहले ने खुद को दिलासा दिया, हाँ, भरम के टूटने से डर लगता है। दूसरे ने खोए खोए स्वर में खुलासा किया, उस दिन मेरा भरम भी टूट गया था। मैं पहली बार बुरी तरह डर गया था। डरा सहमा मोहल्ले में दाखिल हुआ था कि शोहदों ने घेर लिया। वे इस बात पर नाराज थे कि मैंने उनका हुक्म नहीं माना था। वे मुझे मारने पीटने लगे। मैंने भी बचाव में उल्टा वार कर दिया। बस क्या था, ताबड़तोड़ उन लोगों ने चाकुओं से मेरा सीना छलनी कर दिया। मैं अपने मोहल्ले के नुक्कड़ पर ढेर हो गया था। बात पूरी करते करते दूसरे की आवाज उखड़ गई। वह बुरी तरह थक गया था। पहले ने एक छोटे अंतराल के बाद आशंका जताई, तो तेरी ही मौत को लेकर फसाद हुआ था? हाँ, जिन शोधों ने मुझे मारा उन्होंने ही सड़क जाम किया, दुकानें जलाई, बवाल किया, पुलिस ने गोलियां चलाई। शोहदे तो लाश छोड़कर भाग खड़े हुए। मारे गए राहगीर, तमाशबीन। पुलिस ने आनन फानन सारी लाशें ठिकाने लगा दी। दूसरे की आवाज डूबने लगी थी। पहले ने हमदर्दी जताते हुए कहा, थका लगता है तू, आराम कर ले, आराम। दूसरे की आवाज में गहरा तंज शामिल हुआ था, इतनी सी जगह में क्या तो आराम, कैसा आराम। कहता तो ठीक है, गुड़ी मुड़ी पड़े पड़े साली देह अकड़ गई है। पहले के स्वर में टपकती हुई पीड़ा थी। बातों में बहते दर्द की अचानक याद आते ही बेसाख्ता कराने लगा। बहुत तकलीफ हो रही है ना? दूसरे के स्वर में तड़प थी। हाँ, बहुत ज्यादा, बर्दाश्त नहीं होता। पहले की भीची भीची आवाज आई, एक काम करते हैं। दूसरे ने कुछ सोचते हुए सुझाया, हम दोनों के बीच जो दीवार है ना, इसकी मिट्टी कुछ नम लगती है। तू अपनी ओर से कुरेद, मैं अपनी ओर से कुरेदता हूं। राजमिस्त्री है ना तू? पहला अपनी पीड़ा के बावजूद चूहल से बाज नहीं आया। कब्र में भी कारीगरी सूझ रही है। सुन, लाशें दफन होती हैं, कारीगरी नहीं। दूसरे की आवाज में उम्र का तजुर्बा था। बड़ी बड़ी बातें करता है तू, मेरी समझ में नहीं आती। पहला आजीजी से बोला, सीधे सीधे बता करना क्या है। तू अपनी तरफ से मिट्टी खोद, मैं अपनी तरफ से खोदता हूं। दीवार गिरी की समझ, थोड़ी ज्यादा जगह निकल आएगी। दूसरे ने संजीदा स्वर में पहले को समझाया, कम से कम करवट लेना आसान हो जाएगा। क्या पता आड़े तिरछे हाथ पांव फैलाना भी मुमकिन हो जाए। पहले की ओर से कोई जवाब ना आता पाकर दूसरा घबराया, कहीं बुरा तो नहीं मान गया। हड़बड़ाते हुए जोर से हाँक लगा बैठा, क्या हुआ, रूह फना हो गई क्या? नहीं बड़े मियाँ, पहले ने दुगने जोर से जवाब दिया, मैं अपनी तरफ की मिट्टी खोदने लगा था। ठीक है, फिर मैं भी शुरू करता हूँ, दूसरे ने आश्वस्त किया। और अचानक अब तक का सबसे नामुमकिन वाकया वजूद में आया। सहमे हुए समय ने गौर से देखा, जमीन में जिंदगी की सी हरकत हो रही थी। शुक्रिया जी, शुक्रिया अवधेश जी, बहुत बहुत जी, शुक्रिया अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी के पाठ के लिए। और मित्रों, यह कहानी जैसे जैसे अपने अंत की ओर बढ़ती है, हम देखते हैं कि किस तरह लेखक इस कहानी के माध्यम से हमारे भीतर की कहीं ना कहीं सुन पड़ती संवेदनशीलता को उकसाने का, उसको जगाने का भी काम करता है। और जिस तरह से दो मुर्दों की जो कहानी है और उनके बीच आपसदारी की जो भावनाएं हैं, एक दूसरे की जो चिंता, एक दूसरे को लेकर जो चिंता करने की, जानने की जो पहल है, वह यह भी इशारा करती है कि जब जिंदगी में, जब संसार में लोगों के बीच संकीर्णता बढ़े, धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर, तब कैसे मुर्दे लोगों में वह भावना जागृत हो जाती है। जिन संकीर्णताओं के कारण, जिस सांप्रदायिक तनाव के कारण दो लोग मारे जाते हैं, कई लोग मारे गए, यहां कहानी उन कई लोगों में से दो लोगों की कहानी है। तो ऐसे में जो वो पहल जो दिखलाते हैं, वह इस कहानी की ताकत है। और जो संवाद का चुटीलापन है, वह भी देखने लायक है। लोक प्रचलित मुहावरों में जो रोष व्यक्त किया जाता है, वह रोष यहाँ
ये दो मुर्दे व्यक्त कर रहे हैं। जब अन्याय के खिलाफ रोष व्यक्त किया जा रहा हो तो वे मुर्दे होकर भी जिंदा हो जाते हैं। दरअसल यह उसी तड़प की कहानी है। जो लोग असमय मार दिए गए, मारना कभी भी असमय ही होता है। हम अपनी मौत मरते हैं या किसी बीमारी से मरते हैं, मगर जब लोगों को यूं मार दिया जाए तब किस तरह उन्हें अपनी चिंता होती है, अपने परिवार जनों की, अपने पीछे बच्चों की, घर की, वह भी यहां आती है। और यह भी क्या कहानी का शिल्प कहिए जिसकी ओर चर्चा कमलेश जी भी कर रहे हैं, हमारे कथाकार मित्र, पत्रकार मित्र। यह शिल्प भी बहुत ही सोच समझकर इसे रचा गया है। हालांकि वह कहानी में बड़े स्वाभाविक रूप से वह शिल्प आता है, मगर उसमें एक जो लेखकीय दृष्टि है वह भी है। वह जो राजमिस्त्री है वह एक हिंदू विधवा के घर को बनाने के लिए शहीद हो रहा है, और दूसरी तरफ जो हिंदू जो गलती से, कारकुनों की गलती से दफना दिया गया है, वह एक मुस्लिम के यहां काम कर रहा है। तो ये संप्रदायों के बीच की जो लेन देन है, जो सहज है, जो स्वाभाविक है, उसकी ओर लेखक का संकेत है। और जब समाज में कुछ संकुचित दृष्टि के लोग अपने फायदों के लिए ऐसी चीजें, इस तरह की हिंसा को अंजाम देते हैं, तो वहां पर कुछ पता नहीं चलता, वहां पर कोई आइडेंटिटी काम नहीं आती है। वहां पर जो उनके अपने सुनियोजित और संकीर्ण उद्देश्य हैं, दरअसल वही काम आ रहा होता है। इन सब पर चर्चा हुई, और देखिए जो बीच बीच में ऐसी कई बातें आई इस संवाद में, वह भी जो है ध्यान आकृष्ट करती है। एक जगह पर वह जो बुजुर्ग कारीगर रहा, जो जिसे अपनी कारीगरी का ही एक तरह से उसकी सजा मिली उसे, वह एक जगह यह बात संवाद में कहता है कि लाशें दफन होती हैं, कारीगरी नहीं। यह जो हौसला है, और अंत में जो प्रयोग लेखक ने किया कि भाई इस बीच की दीवार को तोड़ दो, और जब धरती के नीचे की दीवार को तोड़ेंगे तो ऊपर की जमीन भी हिलेगी। तो वहां जो जिंदगी जिस तरह से सुगबुगा रही है, वह भी इस कहानी के प्रति कहिए कि जो पाठकों का जो एक पाठकों की जो स्मृति है उसको घनीभूत करने का काम करती है। हम लोग निरंतर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वह आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया जाता रहा है, इसलिए भी कि हम वर्षों से, दशकों से सांप्रदायिकता की समस्या से भी जूझते रहे हैं। यह उसी समस्या की ओर इशारा देती हुई कहानी है। इस कहानी को लेकर बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल हम और मित्रों को सुनते हैं। हमारे साथ राणा संतोष कमल जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपना माइक ऑन कर लें, और वे मुझे बता रहे थे कि यह कहानी, यह संग्रह हम जमीन नाम से अवधेश प्रीत जी का यह संग्रह भी है। तो जब वे इसे पटना में खरीदते हैं, और एक मामूली सी बात है कि हम पाठकीय उत्सुकता में, भावकीय उत्सुकता में जो संग्रह की शीर्षक कहानी है उसको पहले पढ़ते हैं। तो जब वे इस पुस्तक को खरीद कर लाते हैं और हम जमीन कहानी को पढ़ते हैं, तब उन्हें यह विचार आता है कि इसका प्रदर्शन किया जाए, इसका रंग प्रदर्शन किया जाए। तो ये सारी बातें हम राणा संतोष कमल जी से सुनते हैं। जी स्वागत राणा जी। जी जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सर को प्रणाम। जी नमस्कार। निशांत है, मीनाक्षी, सबको प्रणाम, और सभी सुनने वाले देखने वालों को मेरा प्रणाम। ये दरअसल ये जो बुक आई थी अवधेश सर की हम जमीन, मैं अक्षर आर्ट्स में यहाँ नाटक करता था, काम करता था। रंगकर्म का काम पटना में मैंने अक्षर आर्ट्स से शुरू किया। निशांत भी मेरे साथ सब बाद में आए थे।
तो उस वक्त मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा कि तुम भी एक नाटक डायरेक्ट करो, सब लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी करता हूँ। तो इसी मुझे पता चला, मानव त्रिपाठी भैया ने हमें सजेस्ट किया कि एक बहुत अच्छी आई है कहानी हम ज़मीन अवधेश सर की, तो तुम पढ़ो एक बार उसको। तो फिर मैं राजकमल प्रकाशन से उस किताब को खरीदा और पढ़ा। और क्योंकि मेरा पहला निर्देशन ये है, यही एक नाटक है जिसको मैंने निर्देशित किया है, बाकी बच्चों के साथ किया है, बट तो मुझे लगा कि कहानी छोटी है और मैं कर भी पाऊँगा आसानी से, क्योंकि पहली बार जब हम करते हैं तो थोड़ा डर भी रहता है, क्या होगा, नहीं होगा। वो उस वक़्त थी मेरे अंदर, तो मैंने छोटी कहानी को चूज़ करने का सोचा और फिर ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे पहले मैं इसी कहानी को पढ़ा किताब को खोलने के बाद, कि जिसका टाइटल होता है उस बुक पे मन करता है कि पहले देखें वही कहानी इंटरेस्टिंग होगी क्या होगी। तो उसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने उसका शो किया। ये कहानी ही अपने आप में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहती है कहानी। उसका नाट्य रूपांतरण तो है नहीं, हमने कुछ-कुछ सीन्स उसमें इम्प्रोवाइज़ किए और एक सहूलियत ये भी है कि इस कहानी में डायलॉग्स ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिला कि इम्प्रोवाइज़ कम, मैं चाहता था कि इम्प्रोवाइज़ कम करूँ, तो टेक्स्ट एक्चुअली वही टेक्स्ट आए निकल के। तो डायलॉग्स बहुत ही एक का, दूसरे का, दूसरे का, तीसरे का वो लिखा हुआ है। सिर्फ़ एक जो फीमेल हैं, मीनाक्षी जी हैं, उनका उसमें मेंशन नहीं है, तो उसको हमने इम्प्रोवाइज़ करके सोचा कि चलो एक और कैरेक्टर उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कम कैरेक्टर भी रहेंगे और एक अच्छी स्टोरी है, उसको फिर हम एक परफॉर्मेंस करेंगे उसका। तो पटना में पहला शो हमने कालिदास रंगालय में किया था। इसके 3 शो अभी तक हमने किए हैं। एक पूर्णिया में किया और 2 कालिदास रंगालय में। जी। और यह जो कब्र के भीतर पड़े हुए, लेटे हुए तो खैर क्या कहेंगे, क्योंकि वे तो बहुत कम जगह में लेटे हुए हैं और उस पर वो पूरी कहानी है, वह पीड़ा भी है। और एक पात्र कहता भी है एक मुर्दा दूसरे मुर्दे से कि भाई तुमको इसीलिए शायद नींद नहीं आती है। मुर्दों को खैर क्या नींद और क्या उनका जागना, मगर कैसे उसको एक जीवंत रूप देने के लिए संवादों के बीच और कहीं ना कहीं हमारी अपनी संवेदनशीलता को जगाने के लिए लेखक यह सब करता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं संतोष जी कि जब आप उसको स्टेज पर ला रहे थे तो उसके लिए आपने क्या क्या चीजें की, जिसमें कब्र और जो वह जो पूरा परिवेश है उसके आसपास का, उसके लिए आपने क्या किया, और जो एनाक्षी की जो भूमिका रही उसमें भी वह कहानी में संकेत है, उसको जो आपने उभारा, उससे भी एक जो रंग निर्देशक के रूप में जो एक कुछ अलग से सोचने की जो अपनी काबिलियत है और उसका जो अपना एक प्रभाव है वह भी उभर कर आया। तो कुछ और बतलाएं। बस सिंपल तरीके से मैं इसको करना चाहता था। बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ सेट नहीं। तो बहुत ही कम सेट्स में लकड़ी के कुछ ब्लॉक्स, 4-5 ब्लॉक्स, वो हमने ऐसी जगह को दिखाने के लिए कि जहाँ पे लाशें दफन होती हैं, वहाँ पे अलग-अलग ब्लॉक्स को हमने सेट किया और फिर सूखे पत्ते हमारे पूरे स्टेज पे फैले हुए थे कि जैसे कब्र के ऊपर पत्ते-वत्ते गिरे होते हैं। तो बस वही था, ज़्यादा कुछ सेट में और था नहीं। म्यूज़िक भी बहुत इसमें कम था और सबसे पहले करते वक़्त ही मुझे लगा कि पता नहीं कैसे करूँगा इसको, बट अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ये तो 2 भूत आपस में बात कर रहे हैं जो हैं नहीं अभी, जो किसी कारण से चले गए। वो कारण बड़ा खराब है, वैसा होना नहीं चाहिए। प्रेम और प्यार तो रहना चाहिए, उसमें तो फँसना ही नहीं चाहिए। ये लोग अलग और ये लोग अलग। बस उसके चक्कर में इंसानों के बीच में ये सब होता है, वो सब हुआ तो उसका उस कहानी का दर्द है। मुझे लगा तो भूतों की कहानी है तो मैंने कॉस्ट्यूम के तौर पे इसमें कुछ रखा नहीं, वो मिट्टी पूरे बदन पे लेपते हैं एक्टर हमारे, और बस है कि मिट्टी के लोग हैं, मिट्टी में ही हैं वो, दरअसल कब्र में बात कर रहा हूँ, लास्ट में मिट्टी खोदने की बात करते हैं वो। तो अपनी तरफ की मिट्टी खोद, मैं अपनी तरफ की खोदता हूँ। थोड़ी-सी तकलीफ जो हो रही है वो कुछ हाथ-पाँव फैलाने का जगह मिले। दरअसल उनकी बेचैनी है वो, कितना बेचैन, कितना परेशान मैं रहा जब था तो, जीते जी तो चैन ही नहीं रहा तो मरते वक़्त क्या ही चैन रहेगा। ये सब दरअसल संकेत है, कहा जा रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बेकार में लोग परेशान होते हैं। कोई क्यों नहीं कहीं काम करेगा? कहीं भी काम कर सकता है। हुनर किसी का कहीं नहीं जाता, वो बोलता है कि कारीगर भी नहीं मरेगी ना, इंसान मर जाएगा।
तो उसकी कदर करनी चाहिए। हर किसी को अपने अपने टैलेंट को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए और पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस यही सब सोचकर मैंने उसको मंचन करने की कोशिश उसका किया। दरअसल कोशिश ही है, आगे आगे जैसे जैसे शो होता जाएगा तो फिर और निखरता जाता है शो, जब ज़्यादा होते रहते हैं। अवधेश सर के पास मैं गया तो अवधेश सर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम इसका मंचन करोगे, कैसे करोगे? मैंने बोला कि सर ये कहानी है, इसका मैं नाटक करना चाहता हूँ, एक शो बनाना चाहता हूँ। सर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने कहा मुझे कि जब करोगे तो मुझे बुलाना ज़रूर देखने के लिए। मैंने कहा कि ये कहने वाली बात नहीं है, तो आपको तो आना है उसमें। नहीं, ये बहुत आशीर्वाद रहा। चीजों को नहीं कर पा रहे हैं संतोष, लेकिन उन्होंने बहुत श्रम किया था और उस पूरे दृश्य को क्रिएट करने में इनका एक बहुत ही मौलिक इनकी जो वो थी सोच थी, वो बहुत सामने आई। वो पूरे स्टेज पे लाइट का बहुत कम लाइट और एक अंधेरे सा जैसा कुछ वो डिम लाइट के साथ इन्होंने पूरे स्टेज पे कुछ जगह पे छोटे छोटे से कुछ वृक्ष दिखा रखे थे और नीचे पूरा सूखे पत्ते स्टेज पे बिखरे हुए थे और बॉक्सेस बना रखे थे जो कब्र की शक्ल में थे वो बॉक्सेस। और ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स को उन्होंने कोई कॉस्ट्यूम नहीं दिया था, वो सारे के सारे मिट्टी से पुते हुए थे। मैं समझता हूं कि ऐसा बहुत कम होता है कि आर्टिस्ट का पूरा शरीर यानी चेहरे से लेकर के बाल तक और बाल से लेकर के पैर तक सब कुछ मिट्टी से पुता हुआ हो। ये एक अलग तरह का वो प्रयोग था, तो इस प्रयोग को इन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया था। और जैसे कमलेश जी कह रहे हैं, कमलेश जी उस शो के दौरान थे और वाकई लोगों ने बहुत पसंद किया था। मुझे याद है ऋषिकेश सुलभ जी ने भी कहा था कि बहुत दिनों बाद एक अच्छा मतलब नाट्य मंचन देखने के लिए मिला। तो मुझे लगता है संतोष ने बहुत उसमें श्रम किया था और बड़ी मौलिक, पहला शो जरूर था इनका लेकिन बहुत मौलिक उनकी कल्पना थी। जी अर्पण जी। जी बिल्कुल। और क्योंकि आपने संतोष जी पटना से बाहर भी इसका मंचन किया पूर्णिया में, तो पटना के किस तरह के अनुभव रहे पटना के दर्शकों के और पटना से बाहर के दर्शकों के किस तरह के अनुभव रहे, इसे भी बताएं। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब यहाँ के दर्शकों को भी अच्छा लगा, और क्योंकि वो मेरी एक लर्निंग पीरियड थी ना, मैं सीख रहा था कि करते करते आप कैसे सीखते हैं। तो बहुत ज़्यादा गलत और सही सोचकर मैं कर नहीं रहा था। मुझे लगता था कि चलो एक प्रयास करना है मुझे, सीनियर्स ने कहा है कि तुम करो, सपोर्ट है, तो मैं उसको करने का प्रयास किया। यहाँ भी अच्छा लगा लोगों को देखकर, और पूर्णिया में किया तो वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगा, और उन्होंने तो ये भी कहा कि इसका दोबारा भी शो करेंगे हम यहाँ पे। तो एक्टरों को थोड़ी परेशानी इसमें है, जो पूर्णिया में मैं शो कर रहा था, हम लोग कर रहे थे, तो बहुत ठंड का समय था वहाँ पे। अब उसमें कपड़े निकालना और पूरी मिट्टी का लेप लगाना, गीली मिट्टी का लेप लगाना, थोड़ा दुखदाई हो जाता है। बट एक्टर जो है उनको करना है तो वो उनको करना है। अब एक्टर बताएंगे उनकी तकलीफें क्या है, और तकलीफें रही है सर्दी के समय में करने में तो काफ़ी तकलीफ होती है, समझ सकता हूँ। बट बहुत सुखद अनुभव रहा, और बहुत सहज तरीके से, बहुत आसान तरीके से, जिस तरीके से मैं करना चाह रहा था, बहुत सरल तरीके से एक कहानी को नाट्य रूप देना। जी बिल्कुल। और अब हम लोग मित्रों आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एनाक्षी दे विश्वास जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने उन बुजुर्ग कारीगर की प्रेमिका का रोल अदा किया था। शिया और सुन्नी जो दो अलग अलग धड़े हैं मुस्लिम वर्ग में, तो उसको उस कारण से इनका जो प्रेम है परिणति को प्राप्त नहीं हुआ था। अवधेश जी आप कुछ कह रहे हैं, माइक को ऑन कर लीजिए। नहीं, आपने जो कहा वही मैं बात कर रहा था। ठीक है, वो शिया सुन्नी दो फिरके हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं अब ऐसे में इस बेहद संजीदा भूमिका को निभाया, और जो कहानी में उस तरह से आती नहीं है, लेकिन जो अभी अवधेश जी जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे, कैसे अपनी पहली ही निर्देशकीय प्रस्तुति में कई ऐसे काम राणा संतोष जी ने वहां पर किए जो लोगों को पसंद आए। कई बड़े लेखक हमारे समय के, अवधेश जी, ऋषिकेश सुलभ जी, कमलेश जी, तमाम लोग। तो उसके बारे में, उस अनुभव के बारे में आप बतलाएं एनाक्षी जी। मित्रों, एनाक्षी दे विश्वास जी को हम सुनते हैं। माइक को ऑन कर लें, माइक को ऑन कर लें जी। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम, हमको यहाँ इनवाइट करने के लिए।
आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। बाकी साथियों से निवेदन है कि हाँ। तो जब ये राणा ने नाटक के लिए बुलाया हमको कि तुमको ऐसे ऐसे रोल करना है, तो नाटक के बारे में पहले वो बहुत मैंने जाना, उसका फिर पाठ किए हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा। ये इस तरह का नाटक होना बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समाज का आईना होता है थिएटर। थिएटर के जरिए हम लोग एंटरटेन के थ्रू हम लोग मैसेज देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, इस तरह का काम करना चाहिए एज एन एक्टर। तो कहीं ना कहीं ये नैतिक दायित्व होता है एक रंगकर्मी होने के नाते। तो जब ये नाटक के बारे में हमको बताया कि ऐसा ऐसा रोल है, तो फिर ये फ्लैशबैक में दिखाते हैं। तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं तो पूरा रोमांटिज्म दिखाया। तो ये 3 बार किया हम लोग इसका शो, तो लेकिन 3 बार में ही ये लोग नया नया प्रयोग करते हैं, राणा संतोष। तो एक बार ऑडियंस के में बिठा के हम कॉस्ट्यूम पहन के बैठे हुए थे और किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। पहले वो रिवील नहीं करते थे कि कौन कौन एक्टर ऐसे, हालांकि 2 कैरेक्टर की कहानी है, तीसरी कैरेक्टर का कोई मतलब जिक्र नहीं था। तो नया नया प्रयोग के जरिए वो इस मेरे कैरेक्टर को सामने लाते थे। तो एक बार ऑडियंस में बैठे हुए थे कॉस्ट्यूम पहन के, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो सबने, हालांकि मैं बहुत दिनों से नाटक कर रही हूँ, सबने आके बात कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। अचानक जब वो गाना शुरू होता है और निशांत मतलब जो कैरेक्टर है वो बुलाते हैं, तो सबको एक आश्चर्य लगता है कि अरे यार, ये ऑडियंस के हिस्सा बनी हुई है और ये एज एन एक्टर फिर अभी ऑडियंस के से ही वो मंच पे जा रही है। तो ये एक नया जो प्रयोग कर रहे थे डारा, ये बहुत अच्छा लगा और सबको नाटक बहुत पसंद आई। आज भी इस नाटक के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि उसी समय सबका है लर्निंग पीरियड था, तो सब में ही काम सीख ही रहे थे। तो हम लोग को मिलकर काम किया तो बहुत अच्छा लगा। उसमें दोनों का जो केमिस्ट्री बहुत अच्छा से वो क्रिएट किए थे राणा। बस इतना ही, क्या बहुत अच्छा लगा। नहीं, लेकिन आप, मेरा आग्रह ये है मीनाक्षी कि आपने उस रोल को, जो बिल्कुल उसमें कहानी में लेखक ने कहीं बहुत उसका विस्तार से चर्चा नहीं किया है, लेकिन आपने उसे एडॉप्ट कैसे किया, क्या आपने फील किया कि ये पूरा, क्योंकि पूरी चीजें जो है वो संवाद में नहीं है, सिर्फ आपके एक्शन और निशांत के एक्शन में पूरी चीजें आ रही हैं, जो एक रोमांटिक वातावरण क्रिएट हो रहा है। और जिस तरीके से आप लोगों ने उसको माइम के जरिए पेश किया था, तो वो पूरा कैसे फील किया था, वो कैसे आपने वो, जबकि कहानीकार ने कहानी में कहीं जिक्र ज्यादा नहीं किया। हाँ, वो एक जब कोई जिम्मेदारी दिए जाती है कि आप लोग को ये सीन इम्प्रोवाइज करना है, तो दोनों एक्टर फिर बात करते हैं उस सीन के ऊपर, कैसे इसको किया जा सकता है, कितना हम लोग कितना हद तक हम लोग सीन क्रिएट कर सकते हैं, कितना इमोशन जो चीज है हम लोग ला सकते हैं। तो एक है दोनों एक्टरों की एक्शन रिएक्शन से ही ये सब आया है। और जहां तक वो फील कर रहा, तो बहुत जरूरी बात है, जब वो सेंसिटिव चीजों के बारे में हम लोग सोचेंगे, जब तक फील नहीं करेंगे तो एक्टिंग बाहर निकल के नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी है फील करना। बिल्कुल कहानी के साथ हम तभी एक मेव हो सकेंगे, क्योंकि उसके बगैर बहुत मुश्किल है। और मित्रों, जब इस कहानी के, हम जमीन कहानी के नाट्य मंचन की बात हो रही है, तो इस अवसर पर जो हमारे पास उस मंचन से जुड़े कुछ एक चित्र आए हैं, तो उसे भी यहाँ पर दिखलाना चाहता हूं, उसे भी आप लोग देखें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने यह मंचन न देखा हो। और जैसा कि अभी राणा जी कह रहे थे कि हो संभव हुआ तो वे कुछ समय बाद इसका मंचन भी करेंगे। मैं राणा जी से या किसी और मित्र से भी पहले इसको हम देख लें, उसके बाद इन चित्रों को देखकर किन्हीं को कुछ कहना हो तो वे कहेंगे, माइक को ऑन कर लेंगे। पहले हम इन चित्रों को देख लें मित्रों। ये अलग अलग चित्र हैं उस अवसर के, उस मंचन के दौरान के। जी
इसे हम देख लेते हैं पहले। जी, तो ये कुछ चित्र थे उस मंचन के दौरान के। राणा जी कुछ कहना चाहेंगे तो माइक को ऑन कर लें। हेलो, हाँ जी। हाँ जी। ये शो करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता, मतलब करने में बहुत अच्छा लगता है। इसका जो जितना ज्यादा शो हो मुझे अच्छा लगता है। एक नाटक का हमेशा ज्यादातर शो होते रहना चाहिए। बट ये मुझे सबसे पहली बात ये है कि क्यों मैं अट्रैक्ट हुआ था इससे, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ता था अपने जो शहर है मेरा बिहार शरीफ में, तो चलती थी इस तरीके की गतिविधियां वहाँ पे, और इस तरीके का माहौल वहाँ पे रहता था। टेंस मैंने देखा था कि वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से लोग। वो मुझे लगा कि क्यों लड़ते हैं लोग, लड़ना नहीं चाहिए। इसी वक्त इसीलिए क्योंकि देखा मैंने उसको शहर में, देखा बहुत त्राहिमाम मचा हुआ है। एक दूसरे से लोग खींचे हुए हैं, जलन में हैं, मार काट पे उतारू हैं, झगड़ा करने पे उतारू हैं। मुझे लगा नहीं करना चाहिए सब, इसलिए सबसे ज्यादा शायद मुझे अट्रैक्ट किया वो, और इस वजह से ही मैं उसको पढ़ते ही मुझे लगा कि नहीं, इसका पहले मेंशन करता हूँ। क्योंकि कुछ स्मृतियाँ होती हैं आपके स्कूल टाइम से, या फिर आपके कॉलेज टाइम से, या फिर पीछे वाले टाइम से जुड़ा हुआ, जिससे आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। उसको आप बोलना चाहते हैं, उसको आप, क्योंकि मैं नाटक करता हूँ, रंगकर भी हूँ, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए प्लीज आपके बीच क्या हो रहा है, आप क्या करते हैं आप। जी बिल्कुल। इससे आप थोड़ा और सीखिए, थोड़ा हाँ, इंसानियत जगाइए, देखिए कि क्या दर्द होता है इंसान के अंदर। मरा हुआ आदमी बोल रहा है कितना दर्द होता है, सोचिए जीते जी आपको कितना तकलीफ होता होगा, कितना दर्द होता होगा आपको। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं किसी रचना की यह अपनी एक सफलता भी है कि हम उसे पढ़ते हुए अपने अनुभवों को भी उसमें परिलक्षित होता हुआ देखते हैं। हम सभी जिन जगहों पर रहते हैं ऐसी दुखद घटनाएं घटती रहती हैं अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग समयों में। तो कोई रचना जब एक लेखक उठाता है उसको लिखने के लिए, जब किसी घटना विशेष पर, और कई ऐसी कहानियां हमारे समाज में, हमारे साहित्य में हैं, हिंदी में भी, दूसरी भाषाओं में भी। अवधेश प्रीत जी के यहाँ भी सांप्रदायिकता पर केंद्रित कई दूसरी कहानियां हैं जिन पर खूबसूरत टेलीफिल्म भी बनी है। तो ऐसे में जब उस रचना की सफलता हो जाती है कि हम अपनी स्मृतियों से भी उस कृति के पास जाते हैं, उसमें बहुत कुछ घटता हुआ महसूसते हैं। मित्रों, मुझे आप जी कुछ कह रहे हैं राणा जी? हाँ, मुझे याद है कि शो के बाद अवधेश सर ने कहा कि यार तुमने तो नाटक किया, अच्छा किया, मतलब मुझे तो देखकर ऐसा लगा कि जो सोचकर मैंने लिखा वो चित्र तुमने सामने उतारा। हालांकि ये कोई तारीफ वाली बात तो है ही, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि चलिए मैं कुछ करने की कोशिश किया, और कुछ जहाँ तक होना था वो कुछ हुआ। बट मुझे अच्छा लगा कि सर को पसंद आया, और सर ने कहा कि जो सोचकर जिस तरीके से मैं लिखा वो दिमाग का चित्र जो है वो सामने जब उतर जाए तो फिर देखने का आनंद कुछ अलग हो जाता है। हाँ इसलिए बिल्कुल। ये बात मुझे हमेशा याद रहती है, और याद है मुझे, जी। पसंद है। और आप तो उसके बाद जाते हैं एनएसडी। यह नाटक आप पहले कर रहे होते हैं, और बाद में आप एनएसडी जाते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जहां आप अभिनय सीखते हैं। और इन दिनों हाल ही में गुवाहाटी से लौटे हैं राणा संतोष कमल जी, जहां वे अभिनय को पढ़ा भी रहे थे, अभिनय करते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और एनएसडी में जाने से पूर्व एक निर्देशक के रूप में यह एक महत्वपूर्ण काम भी किया। आगे और कई चीजों में व्यस्त हैं हमारे साथ। मुझे लगता है कि किसी कारण से हमारे दूसरे मित्र जोड़ने में कुछ उन्हें असुविधा हो रही है। मैं एक बार कोशिश करता हूं कि वे जुड़ जाएं। निशांत कुमार जी हमें सुन पा रहे हैं? उन्हें, चूंकि वे एक अपने कस्बे में हैं, वहां उन्हें कुछ इंटरनेट की भी समस्या हो रही है। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप माइक को ऑन कीजिए अवधेश जी। जी हाँ, जब तक निशांत आते हैं, और मैं चाह रहा था कि उनसे बात जल्दी हो जाए क्योंकि उनके नेट का भरोसा नहीं है, उनकी बात सामने आ जाती। लेकिन आपने जो अभी कुछ उस नाटक के कुछ दृश्य देखे, खास तौर से जो
उस जो फ्लैशबैक में वो कहानी जाती है प्रेम प्रसंगों को लेकर के, और स्मृति में वो प्रेम का जो वो प्रेमिका और प्रेमी के रूप में वो दोनों दिखते हैं, तो आप देखें कि उसमें रंग का और रोशनी का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। वो पूरा दृश्य एक रोमान रचता है। तो उसको रचने में भी जिस तरह से, पता नहीं ये तो निर्देशक की कल्पना ही थी, मैं थोड़ा इसको अपनी तरह से विस्तार दे रहा हूँ, शायद वो कह नहीं पा रहे हैं ठीक से। हम लोग की तरह से बहुत ज्यादा व्याख्या करने की नाटक रंगमंच वालों को नहीं वो होता है, वो अपना काम कर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं, और खासतौर से मैं चूंकि नाटकों की समीक्षा भी करता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रोमान रचा था वह, और फिर जो दूसरा पोर्शन था उस कहानी के दो ऐसे हिस्से थे जो पूरे दृश्य को सजीव करते थे, और बिल्कुल मिनिमम प्रॉप्स के साथ, यानी प्रॉपर्टी बहुत ही मिनिमम थी। और आप सोचिए कि ड्रेसेज या जिसको आप कहते हैं वो भी बिल्कुल कुछ नहीं थे। जो बताया कि जाड़ा हो या गर्मी, सब तो नंगे बदन वो पूरा मिट्टी पोत करके वो लाशों की शक्ल में दिखते हैं जो भी कैरेक्टर्स हैं। तो वो पूरा एक तरफ कब्रिस्तान का दृश्य क्रिएट करना और उस कब्रिस्तान में एक रोमान क्रिएट करना, दो बिल्कुल अलग तरह के अनुभव थे। और इन अनुभवों से कहानी में जो कंट्रास्ट पैदा होता है, और मतलब उसको कई तरह से नाटक में जो कंट्रास्ट पैदा होता है, वो पाठकों के लिए और दर्शकों के लिए एक बिल्कुल नई, और बतौर एक लेखक मेरे लिए, मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने कहानी को एक फैंटेसी में लिखा था। यानी मैंने कल्पना की थी कि एक कब्रिस्तान में हिंदू और मुस्लिम दो लोग जो है दफन हैं एक कब्रिस्तान के अंदर, और उसके साथ वो कहानी पूरी शुरू होती है। जो जिंदगी में उन्होंने झेला, जिया, और जिंदगी से जिस तरह से उनकी मुठभेड़ें हुई, ये तमाम चीजें फैंटेसी में कही जा रही थी। और इस फैंटेसी को किस तरीके से निर्देशक ने, राणा संतोष कमल ने मंच पर साकार किया, यह देखना मेरे लिए एक बिल्कुल ही अद्भुत और रोमांचक अनुभव था। तो ये एक बड़ी बात थी जिसकी मैं तारीफ करूंगा इन तमाम रंगमंच के कार्यकर्ताओं से, रंगमंच के निर्देशक और इन कलाकारों से। ये सारे लोग अब तो बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं, बहुत सारे। ये खुद संतोष कमल NSD के पास आउट हैं और बहुत जगह काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब बात को आगे बढ़ाएं, निशांत से हम लोग बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि निशांत का जो है ना वो नेट कभी कभी गड़बड़ हो जा रहा है। जी बिल्कुल। और अब हम निशांत कुमार जी के पास चलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे बतौर अभिनेता जो अपनी यादें हैं इस रंगकर्म के दौरान की, उससे हमसे साझा करें, और इस कहानी को कैसे वे अपने भीतर उतारते हुए उस किरदार को जीते हैं, इस पर भी अपनी बात रखें। निशांत कुमार जी, स्वागत। नमस्ते सर, अवधेश भैया प्रणाम, राणा भैया नमस्ते, मीनाक्षी मैडम, और सभी जो भी देख सुन रहे हैं उनको हमारी तरफ से प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये एक वाकया आज का मैं देना चाहूंगा कि मैं जबलपुर से आ रहा था अपने घर की ओर, तो बख्तियारपुर के आसपास मुझे एक मैसेज आता है कि आपके क्षेत्र की इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। तो दिमाग में हम जमीन तो चल ही रहा था रास्ते भर, क्योंकि आज ऐसा कुछ ये था, आज का शेड्यूल था। तो हम जमीन फिर से चौंक आ गया। दो मजहब की लड़ाई है, अब किसकी लड़ाई है, कौन लड़ा है ये नहीं पता है, बट इंटरनेट सेवाएं आपके क्षेत्र की ठप कर दी गई हैं। तो तकलीफ होती है कि आज के परिवेश में जहां हमें मोहब्बत की जरूरत है वहां नफरत है, और हम जमीन यही कहता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब राणा भैया ये कहानी लेकर के आए थे, तो उस समय हम लोग सीखने के ही दौर में थे, मैं था और एक आशुतोष। तो कहानी पढ़ रहे थे, और कहानी पढ़ते पढ़ते ही तय हो गया, जैसे ही कहानी खत्म हुआ तो ये तय हो गया कि इस कहानी को मंचित करना है। अब पैसे कहां से आएंगे, क्या आएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बस करना है। तो एक, जैसे राणा भैया ने बताया कि वहां पे पत्ता था हमारे स्टेज पे, मैं बता दूं कि 2010 या 11 में शायद इसका मंचन हुआ था पहला, और उस समय प्रेमचंद रंगशाला निर्माणाधीन था। मतलब आज जो इसकी भव्यता है वैसी नहीं थी, ये खंडहर के जैसा ही दिखता था उस समय, और पतझड़ का महीना था, और हम लोग रिहर्सल करते थे तो पत्ते वहां पे गिरते थे, और वही हमारा सेट हो गया था, वही पत्ते, और वही हम दो मुर्दे लगातार वहां पे रिहर्सल करते थे, और वो पत्ता हमारा सेट हो गया, वो क्यूब जहां पे हम करते थे वो हमारा सेट हो गया था। और हुआ कि भाई अब पैसे कहां से, कालिदास रंगाले का तो खर्चा हम लोग कर लेंगे, तो चलो 2 दिन का शो नहीं करते, एक ही दिन का शो करेंगे, बट करेंगे। तो हुआ क्या कि लाइट में क्या लगेगा, तो लाइट भी आई थिंक बहुत ही लीस्ट
लाइट में हम लोगों ने इसको किया था। और जहां तक शिल्प की बात है, तो अब 2 ही एक्टर थे हम लोग, तो दंगे का सीन है तो उस कोलाहल को कैसे क्रिएट किया जाए। अब 2 ही एक्टर हैं और वहां भीड़ चाहिए भाई, दंगा होता है तो भीड़ होती है, तो क्या किया जाए। डिस्कशन उस पे हुआ तो म्यूजिक का सहारा लिया गया कि एक तरफ अल्लाह अकबर का शोर है, दूसरी तरफ जय जय श्री राम, हर हर श्री राम, जो भी शिव शिव हो रहा है, के नारे लग रहे हैं, एक तरफ अल्लाह अकबर सारे लग रहे हैं, और हम दो, मैं और आशुतोष दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, सिर्फ कुश्ती लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, उठा पूरा एकदम गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, और वो म्यूजिक का शोर चलता जा रहा है। और डिवाइस दिया जाता है क्या कि अब मारना कैसे है। तो ऐसे में इसमें जहूर मियां का किरदार कर रहा हूं, बट उस पर्टिकुलर सीन में हिंदू मर्डर हूं, मतलब कि उस हिंदू को एक हिंदू मार रहा है, जो मरने वाला हिंदू है और वो मुसलमान के दुकान में काम करता है, बट मार जो रहा है वो हिंदू है। तो आग लगती है, मैं क्या करता हूं कि एक केरोसिन का डब्बा होता है उसके ऊपर छिड़कता हूं, फिर बोलता हूं कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा, और मैं जनेऊ पहने रहता हूं, और उस जनेऊ को निकालता हूं खोल करके, और उसकी गर्दन उसी से रेत देता हूं। तो मैंने कहा कोई शोर नहीं था, और एक डिवाइस वहां क्रिएट किया गया अभिनय का। और वो नाटक जैसे से अवधेश भैया ने कहा कि इसके 2 शिल्प आते हैं, एक पहले और दूसरा बाद में। तो अवधेश भैया ने कहानी सुनाते वक्त कहा था, मुझे मेरा सबसे प्रिय संवाद जो होता है, जहां मैं बिल्कुल पता नहीं खुल करके आता हूं, कि पहले 2 स्पॉट लाइट पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, 2 एक्टर, दोनों एक दूसरे को नहीं, फिर लाइट बड़ी होती है और वो हमसे पूछता है जो हिंदू है कि किसने मारा तुम्हें। तो मैं कहता हूं कातिलों ने। तो बोलता है बहुत बेरहमी से मारा होगा तुम्हें ना। तो बोलता हूं कि कातिल भी कातिल रहमदिल भी होते हैं क्या। वो पता नहीं, वो एक क्षण आता है कि अजीब सा लगता है, एक सनसनाहट सी भीतर भरती है, और फिर वहां से एक नाटक की जो गति होती है पूरी की पूरी, जो एक थोड़ा शुरू में एक स्लोनेस था, और वो ऐसी गति पकड़ती है, और वहां से फिर मुझे पता नहीं होता है कि फिर होता क्या है मंच पे। शायद मुझे लगता है कि वही वो पल होता है हम 2 एक्टरों का, और उसके बीच में एनाक्षी आती है, वो प्रेम का एक रोमांटिक, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी में मैं थोड़ा शर्मिला टाइप का था, और एनाक्षी मतलब कि, और एक बहुत ही इंटीमेट सीन, शरीर पे कपड़े नहीं हैं और इंटीमेट सीन करना है, तो कैसे हो, मतलब एक डर लगता, मतलब एक तो शर्माहट आती थी, अभी भी थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन एनाक्षी ने इतना सपोर्ट किया कि मतलब उस सीन में लगा ही नहीं कि कुछ इंटीमेसी जैसा है। वो दरअसल वो जिंदगी बन गई थी, जैसा कि कहा अवधेश भैया ने कि मतलब वो जो बता रहे थे कि इन 2 मुर्दे की जिंदगी थी। तो एक एक हम लोगों के लिए एज एन एक्टर एक चैलेंजिंग ये भी था कि अब तक तो इंसानों का रोल कर लिया था, अब जीना था मुर्दों को, तो मुर्दों की तरह जीना है, और मुर्दों की तरह ही हम लोगों ने किया इसको। और राणा भैया ने एक जिक्र किया कि ठंड में बहुत, मैं बता दूं कि जनवरी का महीना था, और जनवरी का महीना जैसा जानते हैं कि बिहार में कितनी ठंड होती है, और फर्श जो था बिल्कुल ठंडा और मिट्टी पूरे शरीर पे, एक इनर वियर था, और इनर वियर पे हम 2 लोग कर रहे थे, और उसमें पूरा सीन होना है, और उस वहां का ऑडिटोरियम भी जो था, वहां से ठंडी हवा आ रही थी, एकदम शीतलहर वाली हवा चल रही थी। फिर भी कुछ पता नहीं चला कौन सी लहर, कौन सी शीतलहर। शायद अभिनय ऐसा ही होता होगा, अगर होता होगा वो पल, तो वहां कोई ठंड नहीं होती और कोई गर्मी नहीं होती, बस 2 अभिनेता 2 चरित्र जी रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का जो मानता हूँ कि हम जमीन मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट नाटक है। मैंने तो अवधेश भैया के एक और कहानी को किया था, और अवधेश भैया अपनी कहानी में इतना स्कोप छोड़ते हैं अभिनय के लिए, एक अभिनेता के लिए, कि मतलब ये बहुत इजी हो जाता है अभिनेताओं को अपने कैरेक्टर को डिफाइन करना। तो बहुत ही मजा आया था करके, और राणा भैया का एक सपोर्ट मिलता रहा। राणा भैया की गायकी, मतलब आप अगर सुनेंगे उस गायन को तो लगे मजा आ जाएगी वो सुन करके। उस जो हारमोनियम बजा करके वो खुद एक आलाप लेते हैं अंत में, जैसा अवधेश भैया ने कहा कि मिट्टी खोदो, क्यों मियां अपनी तरफ की मिट्टी, मैं अपनी तरफ की मिट्टी खोद रहा हूँ, और राणा भैया एक आलाप लेते हैं वहां पे। और 2 मुर्दे, जो भैया ने कहा कि अंतिम में डायलॉग लाइन है उसकी कि जमीन के अंदर जिंदगी की सी हरकत हो रही थी, जमीन के अंदर जिंदगी, जो मतलब जहां जमीन के ऊपर जिंदगी की हरकत होनी चाहिए, वो जमीन के अंदर हो रही थी वो हरकत। और वहां पे जो हम दोनों एक हुल्लड़बाजी करते हैं 2 मुर्दे, मतलब मरने के बाद किसको पता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है और क्या है। तो इतना मजा आया वो सीन, वो मतलब रोंगटे खड़े वाने, और राणा भैया का आलाप, मतलब
अद्भुत था वो खास तौर से आखिरी दृश्य बहुत ही मजा आया था। और मैं चाहूंगा कि इसका अगर कोई फिर से शो हो तो उसको जरूर से हम लोग फिर करना चाहेंगे। और अब समय की मांग भी वैसी मतलब है आज की तारीख में। धन्यवाद। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। और हम जब बात कर रहे हैं, जब बात निशांत जी कर रहे हैं राणा संतोष जी के आलाप की, अगर संभव हो तो थोड़ा सा यहाँ पर भी उसको रिक्रिएट किया जाए। संतोष जी। एक्चुअली अभी तो वो ध्यान में नहीं है, मुझे याद नहीं है, वो धुन याद नहीं है, बहुत पहले किया था। जब याद आ जाएगी पार लगा फिर लो। मैं आपको पार लगा लो, ये वाला था शायद। पार लगा लो, ऐसा कुछ था। हाँ तुम ही वो कर लो। आएगा धीरे धीरे, याद आएगा तो फिर मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। हाँ संगीत ये की भी। एक्चुअली हाँ हाँ बताएं। जी जी आप कहें। हाँ जी संगीत में तो मैं थोड़ा रुचि रखता ही हूँ। मुझे अच्छा लगता है गाना, गिटार बजाना, म्यूजिक के साथ बैठना। थोड़ी गायकी जिंदगी में आती है तो जिंदगी और भी हसीन हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मुझे गायकी पसंद है और संगीत से भी जुड़ा रहता हूँ। एक बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट मिलता है। और कहते भी थे पहले कि जब मैं नाटक करता था तो एक अभिनेता को गाना भी आना चाहिए। आप मंच पे चलते हैं, बॉडी मूवमेंट भी आनी चाहिए आपको, वॉइस की एक्सरसाइज करते हैं आपको, शरीर पे कमांड होना चाहिए। तो अलग अलग टैलेंटेड और होने चाहिए, यही सब सोचकर मैं संगीत की अ, सीखना जी शुरू किया था उस वक्त। और आज मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं गा सकता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्शन भी कर सकता हूँ। तो ये सब पॉइंट वहीं से मिला है एक्चुअली, जब हम लोग बिल्कुल। सीख रहे थे। सीखने के जी दरमियान जब प्रोसेस आपको समझ में आता है और आपको गाइड करने वाले सही मिलते हैं तो आप बहुत अच्छे से आगे जाते हैं और एक सपोर्ट मिलता जाता है। उसपे फिर फंसने के चांसेस कम रहते हैं और इंसान का ग्रोथ ज्यादा होता है। पार लगा दो आज खेवटिया, पार लगा दो आज खेवटिया। ये बस यही एक लाइन मुझे याद आई है अभी। पूरा मुझे वाह, वो गाना तो याद नहीं आ पाया है। बहुत इसी से खूबसूरत। इसी से मिलता जुलता उसका कुछ हालात था। और एक आबिदा परवीन जी का एक गाना मैंने इसमें यूज किया था, इस उसमें पे मैं हैरान हुआ ऐसा करके। इस कहानी को जब भी आज भी मैं पढ़ता हूँ तो फिर सीधा सीधा मैं कनेक्ट ही कर जाता हूँ, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि हर किसी के अंदर में है। इस प्रॉब्लम से सभी लोग परेशान। ऐसा नहीं है कि किसी को भी ये प्रॉब्लम अच्छी लगती होगी। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा आदमी होगा, ऐसे इंसान भी होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं ये सही है। मुझे लगता है ये सही नहीं होना चाहिए। भाईचारा और प्यार रहना चाहिए। टेक्स्ट कहना ही यही चाहता है, क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, क्यों मतभेद रखो, लेकिन बातचीत करो, बातचीत से मसला हल करो। क्यों दंगे क्यों करना है, झगड़े करने ही क्यों है, दो कौम बनाने ही क्यों है, एक रहो ना। दो जो मुर्दे हैं वो नाटक में एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था कि कैसे इन दोनों को दिखाऊंगा मैं कि दोनों एक रहें। दोनों एक ही हैं, हमारी ही सोसाइटी के हैं, हमारी सोसाइटी से बाहर नहीं है। अब जिस सोसाइटी में हम एग्जिस्ट करते हैं वहाँ ये भी हैं, वही के हैं ये। और हमारे ही बीच के लोग हैं जो मरे हुए के बाद अपनी बात कह रहे हैं कि देखो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कैसे जिया था। जहाँ तुम जी रहे हो अभी जीते जी, वहीं मैं भी जिया था, लेकिन मैं कैसे जिया था। और अभी मरने के बाद मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। थोड़ा सा तुम लोग भी सोचो समझो। दो स्पॉटलाइट के नीचे दोनों जो डेड बॉडीज लाशें मिट्टी से लिपटी हुई थी, और उन दोनों को स्पॉटलाइट को मैंने इस नाटक का लाइट सबसे पहला शो में किया था। रणधीर कुमार ने, रणधीर भैया ने किया था। सबसे पहला शो उन्होंने किया था। उन्होंने उनसे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। बोला उन्होंने कि तू कर ना, तू टेंशन मत ले, लाइटें मैं देखूंगा और सही होगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत सपोर्टिव रहा उनका, पोस्टअप किया उन्होंने मुझे। और दोनों जो स्पॉटलाइट होता है वो दोनों मिल जाता है और दोनों स्पॉटलाइट मिलके एक स्पॉटलाइट हो जाता है। और दोनों अभिनेता धीरे धीरे पास आते 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 जैसे स्पॉटलाइट मिलता है बन जाता है एक स्पॉटलाइट, दो मिलके वैसे ही दोनों डेड बॉडीज मिलके एक हो जाती है। नेता दोनों वाह, एक ही तो है, इंसान ही तो है, वही तो खून है। तो क्यों झगड़ा, क्यों लड़ना। और प्यार मोहब्बत की जो बात है, जो उसमें इनाक्षी को मैंने बोला कि एक महिला पात्र भी होनी चाहिए हमारे नाटक में। तो फीमेल मेल है और उसकी गुंजाइश है। लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन हम तो क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हम नाटक करते हैं और हम एक पूरा दृश्य काव्य रचने जा रहे हैं उसको, उस कहानी के ऊपर। तो उसको हमने फिर कोशिश किया। प्यार किसे नहीं होता, हर किसी को होगा, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, किसी को भी प्यार हो सकता है किसी से। लेकिन फिर वो हमें सोचना चाहिए, प्यार मोहब्बत और बातचीत
कौम का बंटवारा नहीं, झगड़ा नहीं, थोड़ा अच्छे से रहो, मिलके रहो, मिलके साथ में काम करने का मजा ही कुछ और आ जाता है। तो ये नफरत का भाव जो है वो बिल्कुल मिट जाना चाहिए। आज भी आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वो सही नहीं है। हमें दोनों दिशाओं से सोचना चाहिए, एक तरफ से जी, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मैसेज है। इस कहानी को इंसान जितनी बार पढ़ेगा ना, और खासकर हिंदुस्तान में रह के पढ़ेगा, तो हिंदुस्तान से सबसे पहले उसको लगेगा, अरे यार ये तो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को नहीं होना चाहिए। उसको लगेगा पढ़ के जरूर, तो दर्द क्योंकि है। तो हाँ, सांप्रदायिकता कोई हल तो है नहीं। आजादी के समय जब हम विभाजित हुए और दो देशों में हम लोग तब्दील हुए, अलग अलग दो देशों में, तब भी कौन सा समाधान निकल गया? क्या उसके बाद सांप्रदायिक हिंसाएं नहीं हुई? खूब हुई, खूब दुखद घटनाएं घटी। तो इस तरह के आधार पर कोई तकसीम, कोई बंटवारा कभी अपनी किसी मंजिल को प्राप्त नहीं हो पाता है। जब हमारे बीच अभी राणा संतोष कमल जी अपनी बात रख रहे थे इस कहानी के बाबत, तो ये दो मुर्दों के माध्यम से जो कहानीकार अपनी बात रख रहा है वह निश्चय ही तब तक प्रासंगिक है जब तक कि ऐसी घटनाएं घटती रही हैं। और यहाँ पर मुझे फहमी बदायूनी जी का एक शेर याद आ रहा है, फिर उसी कब्र के बराबर से जिंदा रहने का रास्ता निकला, फिर उसी कब्र के बराबर से जिंदा रहने का रास्ता निकला। ये जो जिंदगी के जो तरीके हैं, क्या उसमें निहितार्थ है? सही मायनों में हम अपने जीवन को कैसे जिए? और हर व्यक्ति की जान कीमती है, तो कैसे अपनी रक्षा करते हुए दूसरों की भी रक्षा के भाव हमारे भीतर आए, कोई हिंसक प्रवृत्ति ना आए। ये दो मुर्दे अपने संवादों में दरअसल हमें यही तो बतला रहे होते हैं। जब ये नाटक होता है और जब मैं पीछे मंच के पीछे होता हूँ, या जब भी मैं याद करता हूँ, तो एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आती है कि दिमाग में यही आती है बात कि जो दंगे करने वाले लोग हैं, जो अभी मॉब लिंचिंग है, भीड़ का हिस्सा बन जाओ और फिर भीड़ ने कुछ खत्म कर दिया, दूसरे को मार दिया, भीड़ किसका होगा? तो ये जो भीड़ वाली बात जब भी आती है, तो जब एंड में दो मुर्दे जब बात कर रहे होते हैं, शुरू से ही बात कर रहे होते हैं, पर एंड की जो बात वो कहते हैं, मुझे तो दिमाग में आता है कि भाई दंगे करने वाले लोगों, सुनो यार, ये मुर्दे बोल रहे हैं, जीते जी तो तुम अपनी बात तो सुन नहीं सके, जो जीवित हैं, जो तुमसे बड़े हैं या छोटे हैं, ये मरे हुए लोग बोल रहे हैं, जरा इनसे सुन के जरा थोड़ा कुछ समझ जाओ, थोड़ा सीख जाओ, थोड़ा दिमाग बदल लो, सोच बदल लो, थोड़ा अच्छा भाव ले आओ अपने अंदर। ये हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो ये कहानी पढ़ने के बाद इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें चलती है। जब भी इंसान पढ़े इस कहानी को तो बहुत कुरेदती है वो चीजें। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को, ये होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम। और जिस दिन ये प्रॉब्लम हट गई, इंसान बहुत बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत खुश रहेगा। जी। आज के टाइम में जैसे लोनलीनेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, वो आएगा ही नहीं इंसान के अंदर। मुझे लगता है कि अगर ये हट जाए तो, इसलिए ये बहुत, मुझे हर टाइम के लिए मुझे लगता है कि तो अभी भी हो सकती है। मैं 10 साल के बाद भी अगर ये कहानी करूं, वो भी शायद लगता है कि चीजें ठीक हो जाए। जी। और अब हम लोग मित्रों एक बार पुनः अवधेश प्रीत जी के पास चलते हैं। उन्होंने 50-60 से ऊपर कहानियां लिखी हैं, कई संग्रह उनके प्रकाशित हैं। इस कहानी का जब प्रकाशन होता है हंस में, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली, इसे भी जानते हैं, और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। अवधेश जी कुछ और कहना चाहें? नहीं, देखिए, किसी भी लेखक के लिए एक बड़ी बात यह होती है कि उसकी कहानी को विभिन्न विधाओं में स्वीकार्यता मिलती है। और नाट्य मंचन के, मैंने जैसा बताया कि ये राणा संतोष कमल के अलावा भी अजीत बहादुर जो इलाहाबाद में हैं, उन्होंने इसी कहानी का नाट्य मंचन किया और उसके कई शो उन्होंने किए। फिर अजीम प्रेम जी जो फाउंडेशन है उसके तहत भी राजस्थान में उन्होंने इसका शो किया था। तो एक लेखक के लिए बड़ी बात होती है कि वो जो कहना चाहता है वो विभिन्न विधाओं में होते हुए भी उसकी जो मूल आत्मा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो आप ये देखें कि ये कहानी
स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से लिखी गई है, निशांत जैसे कह रहे थे कि मेरी कहानियों में एक तो संवाद होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही जो कैरेक्टर्स, जो किरदार हैं, उनको स्कोप मिलता है अपने आप को इम्प्रोवाइज करने का। तो वो मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। हाँ, मैं रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ, काफी लंबे समय तक मैंने रंगमंच पर काम किया है, तो अवचेतन में कहीं वो बात हो तो हो, क्योंकि मुझे इस बात के ये लिए बड़ी ये होती है कि मेरी आधा दर्जन से ज्यादा कहानियां रंगमंच पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं, जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरी कहानी निशंस का जो मंचन हुआ था, वो देवेंद्र राज अंकुर जी के निर्देशन में वो कहानी का मंच था। तो इस तरीके से बहुत ही ग्रास रूट कहानी का अनिरुद्ध पाठक जो अभी मुंबई में है, उन्होंने पटना में ही इसका मंचन किया था। और बहुत सारी कहानियां, लखनऊ की संस्था है थिएट्रॉन, उसने मेरी कहानी चांद के पार एक चाबी का कई शो किया, कई मंचन किया लखनऊ में, पटना में, और पटना के बाहर दूसरे पटना के बाहर जो है कस्बाई इलाकों में भी उन्होंने इसका शो किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची। बात इस कहानी की, हम जमीन की, ये कहानी सिर्फ मुर्दे के बाहर, क्योंकि दरअसल क्या है कि आपने ज्यादातर कहानियां दंगों की, फसादों की और उससे जुड़ी हिंदू मुस्लिम की कहानियां ज्यादातर चली होती हैं, पढ़ी जाती रही हैं, लेकिन उससे इतर कैसे कोई बात कही जाए कि वो ज्यादा संवेदनशील हो और जो कही नहीं गई, जिस तरह से कही नहीं गई बात, उस तरह से कही जाए। तो इसके लिए मुझे ये दो मुर्दों की एक मेरे दिमाग में एक वो आया, फैंटेसी आई कि अगर दो मुर्दे बात कर रहे हो और वो ऐसी बात कर रहे हो जो जिंदगी और उनके साथ जो संघर्ष, उनके साथ जो जीवन में जो कुछ भी हुआ, उनका संघर्ष रहा है। एक वो आम आदमी है, बहुत ही मामूली किस्म के आदमी है, कारीगर किस्म के आदमी है, कामगार किस्म के आदमी है, और उनके जीवन में जब इस तरीके का कोई हादसा होता है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता होती है, दंगा होता है, तो न सिर्फ उनकी जिंदगी तबाह होती है, बल्कि उनके साथ साथ उनके पीछे उनके परिवारों को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। इसे कहने के लिए मैंने एक नए तरीके से इस बात को इस फैंटेसी के जरिए कहने की कोशिश की, और मुझे खुशी है कि लोगों ने बहुत, जैसा कह रहे हैं, आपकी प्रकाशन के बाद, यानी जो हंस में कहानी छपी थी, मुझे याद है ये संभवतः 2005 के आसपास की कहानी छपी हुई, क्योंकि 2006 में मेरा संग्रह आया था, तो उसके आसपास छपी थी कहानी, और निश्चित तौर पे बहुत इसकी चर्चा हुई थी। और जिन लोगों ने भी इस कहानी को पढ़ा था, उन लोगों ने मुझसे एक ही पूछा था, ये आइडिया आया कैसे, ये आइडिया आपको आया कैसे, यानी कि दो मुर्दों को लेकर के कहानी लिखने का ये आइडिया आया कैसे। शिल्प को भी लेकर के लोगों की उत्सुकताएं थी, कहानी में जो कथ्य है किस तरीके से जिंदगी की बात करते हैं दो मुर्दे, और वो इतना कम्युनिकेटिव है, इतना मार्मिक है, और इतना एक दूसरे के प्रति आप कह सकते हैं कि परस्पर जुड़ाव भी है, और एक दूसरे के साथ जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसका भी इसमें प्रदर्शन है। लेकिन आप इसके साथ साथ देखें कैसे हमारे सामाजिक ताने बाने में कुछ कुछ चीजें आ रही हैं। आपने पिछले दिनों भी देखा, हालांकि कहानी बहुत पहले लिखी गई 2005 में, कि हिंदू की दुकान से ही हिंदू सामान खरीदें, मुसलमानों को की दुकान से मुसलमान सामान खरीदें, या इस तरीके की जो घटिया किस्म की बातें अब ज्यादा सुनने में आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से ये चल रही थी, जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से पकड़ा था। इस कहानी में बहुत साफ तरीके से वो हिंदुआनी का मकान और मुसलमान और ये सारी चीजें आती हैं। वो एक बारीक कोशिश थी, बारीक जो हमारी संवेदनाओं के जो तंतु हैं और जो हमारे आपसी सामाजिक समरसता के रिश्ते हैं, वो कैसे टूटते हैं, बिखरते हैं, और उनके बीच भी मामूली आदमी ही पिसा जाता है, लेकिन मामूली आदमी के बीच कहीं कोई नफरत नहीं है, कहीं कोई, और उसको जो जिस संकेत से मैंने कहने की कोशिश की है, उस राजगीर के माध्यम से, जो राजमिस्त्री है, कि भाई जो हमारे बीच जो तंगदिली है, ये जो दीवार है हमारे और तुम्हारे बीच, इस तंगदिली को थोड़ा तुम कम करो, थोड़ा हम कम करें, तुम अपनी ओर की मिट्टी खोदो, हम अपनी ओर की मिट्टी खोदे, और हम थोड़ा ज्यादा आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ सके। तो ये मेरी एक कोशिश रही है। हाँ ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया, वाकई अली मंजिल भी मेरी एक बहुत ही चर्चित कहानी है और कुछ इसी मौजू पर है। तो ये एक कोशिश थी मेरी कहानी को कहने की। बाकी तो आप सब लोग आप लोगों ने कहानी सुनी, पाठकों ने पढ़ी कहानी, बहुत पुरानी कहानी है काफी, लेकिन यह कभी भी ये अप्रासंगिक नहीं हुई, और मेरे लिए ये एक दुखद भी है कि आज भी ऐसी स्थिति समाज में बनी हुई है, और कहीं ज्यादा सघन रूप से और डरावनीपन से के साथ सामने आ रही है।
ऐसे में कहानी अगर पाठकों के मन में, दर्शकों के मन में कुछ सवाल छोड़ती है, कुछ संवेदना जगाती है, तो ये लेखक का और निर्देशक का और इस मंचन से जुड़े कलाकारों का जो ये श्रम है और उसका सौभाग्य है कि वह कुछ लोगों को बदल सके, तो ये हम सबका जो है प्रयास कारगर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पण। मैं समझता हूँ कि काफी समय हो गया है और मैं जो बात कहना चाहता था मुख्तसर तौर पे मैं कह चुका हूँ। जी शुक्रिया अवधेश जी। और मित्रों, जो बात अवधेश जी कह रहे थे कि कैसे काफी पहले लिखी गई इस कहानी में हमारा वर्तमान भी स्पंदित होता है। यह किसी लेखक की, किसी रचना की सार्थकता है कि वह भविष्य की आहटों को पकड़ ले, उसे ध्वनित करे। वे समस्याएं भी हो सकती हैं, वे कुछ सुखद चीजें भी हो सकती हैं, वे कई ऐसी कल्पनाएं हो सकती हैं। तो यह कहानी भी अपने समय में जब लिखी गई, उसमें आज के हालात भी यहाँ किस तरह से आते हैं, इसकी चर्चा अवधेश जी कर रहे थे। जाते जाते एक और यह शेर सुनते चलते हैं। मुनीर नियाजी जी का यह शेर है। वे लिखते हैं, मकान है कब्र जिसे लोग खुद बनाते हैं। मकान है कब्र जिसे लोग खुद बनाते हैं। तंगदिली पर और जो इस तरह की हिंसा और तनाव है, इसको लेकर वे लिखते हैं मुनीर नियाजी, मकान है कब्र जिसे लोग खुद बनाते हैं। मैं अपने घर में हूं या किसी मजार में हूं। मैं अपने घर में हूं या किसी मजार में हूं। और इस शेर को थोड़ा बदल दें, इस कहानी के मार्फत चलें, दो मुर्दों के माध्यम से बात करें, तो लगता है कि वे किसी कब्र में है या घर में है। वे अपने घर से बेदखल कर दिए गए, मार दिए गए, कब्र में हैं, मगर वे अपने कब्र को ही घर बना लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, धन्यवाद। और इस बीच हमारे साथ लगातार कमलेश जी की प्रतिक्रियाएं आती रहीं, शुक्रिया। ब्रजेश मनी जी की प्रतिक्रियाएं, शरद चंद्र लाल जी की, आप सभी का आभार। हमारे साथ बंकिम जी, शहनाज फातमी जी, प्रशांत कुमार जी, मधुबीणा मोदक जी, दीप्ति सारस्वत प्रतिमा जी और तमाम दूसरे लोग जुड़े रहे। आप सभी का आभार। आप वक्ताओं का, अवधेश प्रीत जी का, राणा संतोष कमल जी का, निशांत कुमार जी का, और हमारे साथ इसकी अदाकारा एनाक्षी दे विश्वास जी का शुक्रिया। आप लोग समय निकाले। नमस्कार, शुभ रात्रि।